तो चमारों का लट तो जब भी पूज रहा था, ठीक है। और आज जो कहानी आप ये बता रहे हो कि ग्वालियर के हाई कोर्ट में ब्राह्मण वकील इतने खौफ में हैं कि अपने बचाव के लिए उन्हें लठ रखना पड़ रहा है। जिन दलितों को एक लठ से हाँक दिया करते थे, आज उन दलितों का, आज उन मैं कह रहा हूँ कि अम्बेडकरवादियों का इतना खौफ हो गया है कि माला जपने वाली कौम, चोटी रख करके चोटी का ज्ञान रखने वाली कौम, वो कौम जो तिलक लगा करके सुबह सुबह भगवान को नमन करती है, 1 घंटा पूजा पाठ करती है, जो बड़ी मतलब शालीन है, उस कौम के दिमाग में इतना खौफ है कि वो दलितों से बचने के लिए डंडे रख रही है कि ना जाने कहाँ से कब और कैसे हमला हो जाए। तो ये बड़ी बात है और बिल्कुल निसंकोच। मैं तो देखो हिंसा का पक्षधर मैं नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर हिंसा होगी तो फिर अब पहले वाले दलित नहीं रहे। वो डराने के लिए नहीं है। अम्बेडकरवादी वकील क्यों डरने लगे भाई? क्या मतलब है उनका? तुम भी वकालत करो, मैं भी वकालत करो। ये उन्होंने अपने बचाव के लिए लगाए हैं। अगर कल को हिंसा होती है मूर्ति को लेकर के और इधर से अम्बेडकरवादी वकील जो है वो अगर सबूत करो हमला कर देते हैं तो ब्राह्मण क्या करेंगे? माला थोड़ी जपेंगे। जब भगवान के सामने हाथ जोड़कर थोड़ी करेंगे भगवान बचाओ, राम बचाओ, कृष्ण बचाओ। तो बचाने के लिए तो डंडा ही लेना पड़ेगा ना। तो अपने बचाव के लिए उन्होंने रखे हैं और ये दलितों का खौफ है उनके दिमाग में, तो अच्छी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन नागपाल जी पिछली बार भीम आर्मी के लोग गए थे, कह रहे थे कि डंडे पर नाम लिख कर लाए हैं इन वकीलों की, तो क्या ये भी बदला लेने की सोच रहे हैं इस तरह से? नहीं, देखिए होता क्या है कि ये मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि दिमाग में इनके वजह से भीम आर्मी है, बार बार भीम आर्मी, भीम सेना का नाम लिया जा रहा है। अनिल मिश्रा जब दिल्ली आए तब भी उन्होंने कहा वकील साहब ने कि भीम आतंकवादी संगठन है। अभी वो स्वामी कौन सा स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उन्होंने कहा कि साहब किस तरीके से उन्होंने 3 मिनट का वीडियो बनाया रतनलाल सर को उसमें, और तमाम अम्बेडकरवादियों को जिस भाषा का प्रयोग उन्होंने किया। तो खौफ है इनके दिमाग में, मन मस्तिष्क में खौफ है इनको। इस देश में पहले मुसलमानों से खौफ था, डर था, तो उनको पहले चूड़ी टाइट की गई। अब इनको दूसरा खौफ इस देश के दलितों से है कि यार ये पढ़ लिख गए, इनके हाथ में डंडा भी है, मूँछों पे ताप भी है, आंखों पे चश्मा भी है, और चंद्रशेखर जैसे नौजवानों के कहने पर 1000, 2000, 10, 20, 50,000 लोग लड़के इकट्ठे भी हो जाते हैं और जहाँ घटना होती है वहाँ पहुँच भी जाते हैं। तो ये क्या है कि नए आज़ाद भारत में या 21वीं सदी में ये जो दलितों का उग्र रूप है वो कहीं ना कहीं उनको खतरे में, उनके लिए खतरा बन रहा है। तो ये डर है उनके मन मस्तिष्क में, डर होना भी चाहिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो आपने सवाल पूछा कि मनुवादी वकीलों ने डंडे रख लिए हैं, तो अब ये समझने की जरूरत है कि डंडे रखे क्यों हैं। वो डंडे उन्होंने अपने बचाव के लिए रखे हैं। जब इधर से अम्बेडकरवादी वकील जाएंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे, मुठभेड़ होगी, तो अपने बचाव के लिए ब्राह्मण वकीलों ने, अनिल मिश्रा और दूसरे पाठक जी जो उनका ग्रुप है, व्यास जी जो उनका ग्रुप है, उन्होंने जो लट रखे हैं। तो किसी भी आदमी को कहा कि भाई जब आदमी डरेगा तो क्या करेगा? आदमी अगर डंडा खरीद के लाता है, पिस्टल खरीद के लाता है, कुछ भी खरीद के लाता है तो अपने बचाव के लिए लाता है। तो डर है उनके दिमाग में। जैसे अभी पीछे एक हादसा हुआ था कि ठाकुरों ने बड़ा आरोप लगाया था कि हमें चमारों ने पीटा। अभी पीछे एक और अहिरों की घटना थी कि साहब हमारा बोर्ड उखाड़ के चमारों ने फेंक दिया। अब आज ये घटना बता रहे हो कि ब्राह्मणों ने चमारों का या दलितों का या बहुजनों का इतना खौफ है कि उनको अपने बचाव के लिए लठ रखने पड़ रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। मैं एक कहानी आपके साथ साझा कर लेता हूँ। गाजियाबाद में गाँव पड़ता है रजापुर, फरकनगर के पास, रजापुर, राजपुर, ऐसे कुछ गांव में। वो एक लालमन हुआ करते थे। उनके बाद में उनके क्या नाम है, जमींदारा था उनके पास में, चमार जाति से आते थे। तो वो अपने खेत में डरे के ऊपर डरा रख के लठ रखे आते थे और कह देते थे कि पहले मेरे खेत में से पानी काटने से पहले लठ देख लेना। ब्राह्मण एक अकेली कौम है पूरे विश्व में जो दिमाग से लड़ती है। वो भैंसे की तरह सामने से कभी नहीं लड़ती, साइड में से लड़ती है, ठीक है, सांड की, बैल की तरह। तो आप समझिए कि वो सामने से नहीं लड़ सकते। कलम से लड़ने वाली कौम, दिमाग से लड़ने वाली कौम, अगर आज वो डंडे लेकर के आई है तो उसके पास मजबूरी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि शायद ऐसे ही निपटा जाए। हालांकि निपटा ऐसे भी नहीं जाएगा। अगर ये आमने सामने इस प्रकार से भिड़ेंगे तो कहीं ना कहीं नुकसान ब्राह्मणों का ही होने वाला। मैं ये भी बता रहा हूँ। तो जो ब्राह्मणों का नुकसान होने वाला, वो नुकसान कम हो, ज़्यादा ना हो, या तो ये बचाव मान लीजिए। और फिर मैं कह रहा हूँ कि मूर्ति वहाँ लगे ना लगे वो बात की चीज़ है, लेकिन हिंसा नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मणों को भी समझ है, बुद्धिमान कौम है, उनको चाहिए कि बैठ करके इसका समाधान नहीं। जो सवर्ण वकील हैं, ब्राह्मण वकील हैं, वो हमारे वाले जो नौजवान हैं, चाहे तो भीम सेना है, चाहे भीम आर्मी है, चाहे वहाँ के लोकल संगठन है, उन लड़कों को उकसा रहे हैं कि आओ हम देखेंगे तुम्हें। और वो मामला वहाँ झगड़ा हो, झगड़ा जो विवाद में बदले, झगड़े में बदले तो मूर्ति का मामला जो और ज़्यादा पेंडिंग में हो चला जाए। तो मैं तो अपने लोगों से भी ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा सावधानी के साथ रहिए
मूर्ति लगवाना उद्देश्य है तो मूर्ति लगवाइए, मूर्ति को झगड़े में मत डालिए। ब्राह्मण क्या कर रहे हैं कि वो झगड़े में डालना चाह रहे हैं उसको, और वो सोच रहे हैं कि झगड़ा बढ़ेगा, 2-4 मुकदमे होंगे तो मूर्ति बाद में लगेगी, पर यहाँ मतलब जो है कहीं ना कहीं आपस में टकराव की स्थिति बन जाएगी। बी.एन. राव ने तो कहीं दावा किया नहीं कि मैं संविधान का निर्माता हूँ, या बी.एन. राव के परिवार ने कभी दावा नहीं किया मैं हमारे बापू, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे फूफा, हमारे खालू जो है वो उसके संविधान के निर्माता थे। तो जब किसी ने नहीं किया, आज़ादी के 75 साल के बाद में कुछ ये उपद्रवी लोग हैं, मैं उपद्रवी कहूँगा, जो आ गए जो कह रहे हैं कि नहीं साहब बी.एन. राव साहब जो है वो भारतीय संविधान के निर्माता थे, और वो तो दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत का ही पता नहीं कहाँ अन्य देशों में भी संविधान लिखा था। तो कहने में कोई किसी के लिए कुछ भी कहते रहो तो इसमें कुछ होना हाना तो है नहीं, शोर मचा रहे थोड़े बहुत दिन। अभी तो ये कहिए एक मूर्ति लगा के दिखाएं, पहले अपने घरों में कैलेंडर लगा लें, मूर्ति लगाएं तो बड़ी बात है। डॉक्टर अम्बेडकर के सामने बी.एन. राव का कद कितना बड़ा है ये बी.एन. राव के परिवार के लोग खूब अच्छे तरीके से जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं। बी.एन. राव का नाम कोई नहीं जानता, ये पूरी माला जपें तो बी.एन. राव के लोग जो है वो नाम नहीं याद कर पाएंगे। बी.एन. राव ने खुद अपनी किताब में लिखा कि मेरा काम तो 1948 में ही खत्म हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब बी.एन. राव साहब खुद कह गए हैं कि मेरा काम तो 1948 में ही खत्म हो गया, तो उसके लेटर लिखा है राजेंद्र प्रसाद को, तो आप उसको समझिए ना कि जो बी.एन. राव खुद कभी क्लेम नहीं किया कि जी मैं भारतीय संविधान का रचयिता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की भी जो स्पीच उसमें भी वो हल्का सा कह रहे हैं कि आंशिक योगदान उनका भी रहा है, और अन्य कई लोगों के नाम बोले रहे। तो क्या है बी.एन. राव को बेमतलब बड़ा चढ़ा करके घसीट रहे हैं ये लोग। और बी.एन. राव को जब पढ़ते हैं तो पता चलता वो तो बेचारा बिल्कुल मनुवादी मानसिकता के थे नहीं, पढ़े लिखे लोग थे, और वो तो एक मॉडर्न इंडिया चाहते थे, महिलाओं के लिए लड़ रहे थे, सबके लिए लड़ रहे थे। और आजकल के जो ये बाबा हैं जो बी.एन. राव को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ बता रहे हैं। तो बी.एन. राव की विचारधारा में और उनकी विचारधारा में जमीन आसमान का फर्क है। इनको कहीं से एक लाइन की लिखी मिल गई, उसको लेकर घूम रहे हैं। इन्होंने बी.एन. राव को ढंग से पढ़ा नहीं। अगर बी.एन. राव को पढ़ेंगे तो फिर बी.एन. राव पे भी चर्चा नहीं करेंगे। तो क्या इन्हें पढ़ना चाहिए पंडित जी को? बिल्कुल पढ़ना चाहिए, बी.एन. राव को भी पढ़ना चाहिए, और क्या नाम है संविधान सभा की जो डिबेट्स है वो भी पढ़नी चाहिए, भारतीय संविधान भी पढ़ना चाहिए। कुछ 2-4 किताब पढ़ लिख करके आए, कोई रेफरेंस देंगे तभी तो कोई बात होगी। ऐसे थोड़ी हवा में कोई कहीं से कुछ भी आकर उठ कर कोई बात करने लगे। देखिए ग्वालियर हाई कोर्ट में मूर्ति बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की लगेगी 100%, ये मैं कितनी बार कह चुका हूँ। लेकिन ये जितनी फजीयत अपनी करवा रहे हैं ब्राह्मण वकील जो है वो गलत करवा रहे हैं, नहीं करवानी चाहिए, चुपचाप लग जानी चाहिए थी मूर्ति। ठीक है, मैं तो भी कल परसों जस्टिस कैथ साहब का भी इंटरव्यू देखा, उन्होंने जिस प्रकार से सारी चीज़ें एक एक करके बताई हैं, तो बिल्कुल वहाँ लगनी चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट में लग सकती है, संसद भवन में लग सकती है, विधानसभा में लग सकती है, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में क्यों नहीं लग सकती, सवाल ये भी है। सर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा गया था कि संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, बाबा साहब को बचाना है, वो नेता कहाँ गए? इसमें क्यों नहीं बोल रहे इस पूरे मामले में? वो देखिए राजनीति है, आप उन्हीं की क्यों कह रहे हो? हमारे वाला कौन सा बोल रहा है? दलित नेता कौन सा बोल रहा है? मायावती जी बोल रही हैं, बोला उन्होंने, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं, जतिन मान जी बोल रहे हैं, रामदास अठावले बोल रहे हैं, उदित राज जी बोल रहे हैं, कौन बोल रहा है? अगर यही लोग जाकर के वहाँ बैठे हैं, यही लोग धरना प्रदर्शन कुछ तो करें भाई। वोट सबको चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पूरी गुणगान कर देंगे, लेकिन जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सम्मान दिलाने वाली बात है तो हमारे नेता भी कुछ पीछे मतलब कम नहीं है उसमें। उनके अपमान जो लोग कर रहे हैं उनको उनके एक तरीके का खामोश हैं आप कहीं ना कहीं, तो एक तरीके से आप उन्हीं का समर्थन कर रहे हो जो लोग बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। मायावती जी का बोलने से क्या हो रहा है? जो उनकी मध्य प्रदेश की इकाई है बहुजन समाज पार्टी की, वहाँ भीम आर्मी ने प्रोटेस्ट किया है, भीम सेना ने प्रोटेस्ट किया, उनको भी जाना चाहिए, उनको भी जाना चाहिए, बात करनी चाहिए। तो बस देखिए प्रोटेस्ट करने से उनका क्या रोल है, पूरा उसमें रोल क्या है वो तय करना चाहिए, कितनी बड़ी भूमिका है। आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, आपको लोग प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रहे हैं, तो आपकी भूमिका भी तो उतनी बड़ी होनी चाहिए ना। तो क्या वो लोग सिर्फ वोट की खातिर बाबा साहब को लेकर रहे थे कंधे पर, और हाथ में एक तरफ में मनुस्मृति, एक हाथ में संविधान? तो कौन देखिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में महात्मा गांधी से आगे डॉक्टर अम्बेडकर को कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर इस देश के अंदर वोट है, गांधी के नाम पर वोट नहीं है, पटेल के नाम पर वोट नहीं है, नेहरू के नाम पर वोट नहीं है, ठीक है, अन्य किसी के नाम पर वोट नहीं है। लेकिन हाँ, इस देश के अंदर राम के नाम पर अगर वोट पड़ता है तो भीम के नाम पर वोट पड़ता है। राम से बड़ा कद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के एक जो बाबा साहब के फॉलोवर हैं, जो कम से कम 25 से 30% है देश के अंदर SC ST, उनकी जो संख्या है वो वोट बैंक जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से कहीं ना कहीं पड़ता है। तो जो बाबा साहब की बात करते हैं वोट बैंक के पीछे है ना? वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बाबा साहब की बात जो लोग करें, वोट बैंक तो सबको चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचार की उसको बचाए रखने की लड़ाई कौन लड़ रहा है? अगर राहुल गांधी जी रोड पर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, लड़नी चाहिए भाई। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं या वोट के लिए लड़ रहे हैं? भाई साहब विचार की बचेगी तो वोट बचेगा ना भाई। मैं किस पार्टी को वोट दूंगा? मैं उस पार्टी को वोट दूंगा ना जो भारतीय संविधान को बचाएगी। मैं उस पार्टी को वोट दूंगा ना जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो भाईचारा, बंधुता, समता, न्याय का जो रास्ता जो उसको बचाएगी, तो मैं उस पार्टी को वोट दूंगा।
तो वो पार्टी को उस जो पार्टी उसकी बात करेगी तो मैं उसको वोट दूंगा, सीधी सी बात है। मैं बीजेपी को थोड़ी दूंगा, मुझे वोट तो देना ही है ना। तो मैं ये तय करूंगा कि बाबा साहब की वैचारिकी को कौन बचा रहा है। बसपा बचा रही है, सपा बचा रही है, कांग्रेस बचा रही है, आरएलडी बचा रही है, जेडीयू बचा रही है, जेडीएस बचा रही है, कौन सी पार्टी बचा रही है। जो बचाएगी मैं उसको वोट दूंगा, और जो बाबा साहब का विरोध करेंगे, मूर्ति तोड़ेंगे, हम तो थोड़ी वोट देंगे, नहीं देंगे।